So after tax havens, dirty money finds a new home. Cryptocurrency. What do you understand by this? जो ब्लैक मनी है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया गया, या फिर जो इलीगली अर्न की गई मनी है, वो भी इससे पहले क्या होता था, टैक्स हेवंस में भेजी जाती थी। ऐसे देश जहां पर देयर आर मल्टीपल बैंक्स, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कुछ देशों के अंदर जहां पे आप अपना काला धन छुपा सकते हो, यहां से, इंडिया से या जिस भी देश से आप कमा रहे हो वहां से भेजकर। सो पनामा, मॉरिशस, मोनाको, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस चीज को अपनी इकोनॉमी का आधार बना लिया, एंड दे बिकेम टैक्स हेवंस फॉर द इलीगली और ब्लैक मनी। इलीगली अर्न मनी और ब्लैक मनी, ये दो अलग चीजें हैं। तो अर्लियर व्हाट पीपल यूज्ड टू डू इज कि अगर उन्होंने ऐसा पैसा कमाया जिसके ऊपर वो टैक्स नहीं पे कर रहे फॉर व्हाट एवर रीजंस, दे विल समहाउ थ्रू मल्टीपल मैनर्स, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं ऐसा करने के, इसको हम हवाला बोल देते हैं, हवाला ट्रांजैक्शंस के जरिए इंडिया से पैसा जो है उसको बाहर भेज देंगे एंड पनामा में छुपा देंगे, किसी बैंक के अंदर, स्विट्जरलैंड में छिपा देंगे, मॉरिशस में छिपा देंगे, एंड दीज बैंक्स दे विल प्रॉमिस द पर्सन जिसका ये पैसा है कि आपकी डिटेल किसी को नहीं दी जाएगी, चाहे सरकार मांग ले हम नहीं देंगे। और सरकार ऑब्वियसली इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करेगी बिकॉज सो मच मनी इज फ्लोइंग इनटू दीज कंट्रीज, जस्ट बिकॉज दे आर ऑफरिंग ओपेकनेस, ट्रांसपेरेंसी, छुपाने के बदले में इतना पैसा इनकी कंट्रीज के अंदर आ रहा है। अभी बैंक इस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड दे कैन मेक मनी, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी देन। तो ये थे टैक्स हेवंस और ये थी हवाला ट्रांजैक्शंस, दो वर्ड्स जो आपको यहां पढ़ने को मिलेंगे आज। नाउ एक नया तरीका क्या स्टार्ट हुआ है अपनी ब्लैक मनी को छुपाने का, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स जस्ट जंप टू दिस थिंग, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें आप आज क्या सीख पाओगे, क्रिप्टो करेंसीज क्या होते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या होते हैं, कैसे स्कैम्स हो सकते हैं, इंडिया में मार्केट साइज क्या है, क्या कोई कानून है इंडिया में, एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर थिंकिंग राइट नाउ, शुड यू इन्वेस्ट इन क्रिप्टोस? ये सोच रहे हो ना? नहीं, यू शुड नॉट। व्हाई? तो वो आप अभी समझ जाओगे। नाउ क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज? वैसे तो वी हैव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल ऑन द चैनल, सेपरेट वीडियोस भी हैं ऑलरेडी, बिकॉज ये बहुत पुराना साइंस एंड टेक का एक करंट अफेयर है, इकोनॉमी रिलेटेड भी है एंड पॉलिटी रिलेटेड भी है, बिकॉज नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेगुलेशन, क्या कोई कानून है, कोई पॉलिसी है, होनी चाहिए, राइट? नाउ क्रिप्टो करेंसीज हैं क्या? दीज आर डिजिटल एसेट्स बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो डिजिटल एसेट्स हैं तो मतलब कुछ भी फिजिकल नहीं है। अभी जो करेंसी हम यूज करते हैं जिसको फिएट मनी भी बोलते हैं, जिसको सेंट्रल बैंक ने प्रिंट किया है या फिर मिंट किया है अगर सिक्के हैं तो, और सेंट्रल बैंक उसको बैक करती है, सपोर्ट करती है। हम बिलीव करते हैं इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपी में, बिकॉज सेंट्रल बैंक सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है, दैट इज व्हाई वी बिलीव कि कागज का टुकड़ा उसकी 500 रुपए वैल्यू है, अदरवाइज तो नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे कि नहीं आज हम इस नोट को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम नया नोट लेकर आ रहे हैं, तो पुराना नोट जो है वो कागज हो जाएगा, उसको आप चाहे जला के हाथ सेक लो, डजंट मैटर। ऐसे ही हुआ था नोटबंदी में। अब जिनके घरों में पैसे पड़े हुए थे बट दैट वाज ब्लैक मनी, नाउ आइदर यू विल पुट दैट इनटू द बैंक और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास था, और अगले इनकम टैक्स रिटर्न में उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, आप तो फंस गए। तो सरकारें कॉन्स्टेंटली कोशिश करती रहती हैं कि जो उन्होंने मनी प्रिंट की है उसके आधार पर जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उनको पता लगे, ताकि जितना टैक्स आना चाहिए उतना टैक्स आए। और इसी चीज का सॉल्यूशन कुछ लोगों ने ढूंढते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और क्रिप्टो करेंसीज बनाई जो डिजिटल करेंसीज हैं, एंड
इसके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें, बिकॉज कोई सेंट्रल बैंक तो इसको बैक नहीं कर रहा। तो यहां पर आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन है क्रिप्टो करेंसीज की। अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन लेजर, लेजर तो समझते हो ना, खाता, वही खाता, लेकिन ऑनलाइन है और डिसेंट्रलाइज्ड भी है। सो दैट मींस अ पर्टिकुलर institution, centralized institution is not regulating it. Decentralized यानी मल्टीपल प्लेसेस से मल्टीपल कंप्यूटर्स नेटवर्क जो है वो इसको रेगुलेट कर रहा है, और ये ऑनलाइन है और ये लेजर है। इनफैक्ट ब्लॉक मींस अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, वन एंट्री, उसको हम ब्लॉक बोलेंगे। अब आप इस ऑनलाइन डिजिटल लेजर में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर ट्रांजैक्शन आज हुई है, जितने की हुई है, वो इसमें दर्ज हो गया तो हो गया, इसको आप कुछ भी करके चेंज नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई वी कैन ट्रस्ट दिस, दैट इज हाउ द टेक्नोलॉजी हैज बीन क्रिएटेड। एंड जब ये डिफरेंट ब्लॉक्स बनते जाएंगे, डिफरेंट एंट्रीज होती जाएंगी, दिस विल बी नोन एज ब्लॉकचेन। अगर अभी यहां तक सारी कहानी क्लियर है, जस्ट टेल मी क्लियर। So you have understood क्रिप्टो करेंसीज कुछ डिजिटल करेंसीज हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हैं, which is a decentralized online ledger that records transactions securely and transparently। अब ये सबको दिखेगा बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, तो जितने भी लोग इस नेटवर्क का हिस्सा हैं उन सबको ये ब्लॉकचेन दिख रही है। दे आर अवेयर अबाउट इट। क्रिप्टोज सच एज बिटकॉइन, एथेरियम, ये दो सबसे पॉपुलर एग्जांपल्स हैं क्रिप्टो करेंसीज की। इसको कोई भी सरकार रेगुलेट नहीं करती और नहीं कर सकती, राइट जी। नाउ द वैल्यू डिपेंड्स ऑन सप्लाई, डिमांड, मार्केट सेंटिमेंट। अब एक और चीज आ गई इसमें, एक और चीज आ गई है। एक तो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी, इसको कोई सेंट्रल बैंक ने नहीं छापा, ना ही इशू किया है डिजिटली, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स इसको चला रहे हैं। और जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, मैंने आपको बेचा, आपने किसी और को बेच दिया, ये एक ऑनलाइन डिजिटल लेजर के ऊपर दर्ज हो जाएंगी। उस ऑनलाइन डिजिटल लेजर को हम बोल रहे हैं ब्लॉकचेन। अब इसकी वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है? 500 रुपए की नोट की कितनी वैल्यू है? 500 रुपए। लेकिन बिटकॉइन की, एक बिटकॉइन की कितनी वैल्यू है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी डिमांड एंड सप्लाई। फॉर इंस्टेंस, अब ये बिटकॉइंस बहुत पॉपुलर हो गए हुए हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं चलेगा, सरकार का इसके ऊपर जीरो कंट्रोल है। तो इसलिए अगर मुझे आपको 1 करोड़ रुपया देना है और आप मुझे उसके बदले में कुछ बेचना चाह रहे हो, लेट्स से आपने कोई सर्विस दी है तो थोड़ी सी इलीगल है कि मुझे चाहिए था इंटरनेट से, यू आर एन एक्सपर्ट, मुझे डाटा निकाल के दो, मेरी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत चल रही है, अगर आप ये यूजर डाटा मेरे को, प्राइवेट डाटा सिटीजंस का चोरी करके, हैक करके बेच दो, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। कैसे दूंगा? बिटकॉइंस में। सरकार को कुछ पता नहीं चला कि क्या चल रहा है यहां पे, राइट। नाउ आई विल बाय दीज बिटकॉइंस फर्स्ट, तो मुझे खरीदने होंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जैसे जैसे डिमांड ऊपर जाएगी वैसे वैसे वैल्यू ऑफ 1 बिटकॉइन और 1 एथेरियम, जो भी क्रिप्टो करेंसी की हम बात कर रहे हैं, वो ऊपर जाएगी। अब ये तो हो गई डिमांड, और सप्लाई कहां से आ रही है? तो मतलब ये इशू कौन कर रहा है, जारी कौन कर रहा है ये बिटकॉइन को? कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो चल रही है, जिसे हम क्रिप्टो एक्सचेंजेस से खरीद या बेच सकते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे क्रिप्टो एक्सचेंज होता है, तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है उस क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग से। माइनिंग मतलब क्या होता है? कोल माइनिंग क्या होता है? कोयले की खदान में से आप कोयला निकालते हो, वैसे ही माइनिंग यहां पर क्या है? यहां पर सब कुछ डिजिटल है। सो देयर आर पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, इट इज लाइक यू आर प्लेइंग अ गेम। आप एक गेम खेलोगे, अगर आप उसमें जीत गए तो आप एक बिटकॉइन बना पाओगे, आपका एक बिटकॉइन हो गया। अब हर व्यक्ति तो नहीं जीत पाएगा, लेकिन कुछ ऐसे टेक एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, जो माइनिंग भी करना जानते हैं, तो वो बिटकॉइन, एथेरियम की माइनिंग करते हैं। और यहां से आती है सप्लाई।
इज दैट क्लियर जी? क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्या चीज है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट अलाउ यूजर्स टू बाय, सेल, ट्रेड क्रिप्टो करेंसीज। अब यहां पर बात ये हुई थी कि हमें तो क्रिप्टो करेंसी चाहिए थी सो दैट सरकार को पता ना लगे। मे बी हम थोड़े से सरकारों के खिलाफ लोग हैं और उस विचारधारा के चलते भी इस इकोनॉमिक चीज को पैदा किया गया। किस व्यक्ति ने किया उसका नहीं पता है। देयर इज अ नेम सातोशी नाकामोटो। वो असल में कोई व्यक्ति है भी या नहीं है ये कोई नहीं जानता, लेकिन सम पीपल आर माइनिंग। पूरी दुनिया के अंदर कुछ लोग हैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स जो इन चीजों को समझते हैं और लगातार माइनिंग कर रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पावर लगती है, बिजली बहुत ज्यादा लगती है। और कुछ देशों के अंदर, फॉर इंस्टेंस रशिया के अंदर, पावर सप्लाई इतनी ज्यादा पावर की डिमांड बढ़ गई बिकॉज ऑफ माइनिंग ऑफ डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज कि वहां का पावर सिस्टम जो है वो कुछ समय के लिए बंद हो गया। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। इंडिया में क्या स्टेटस है ये समझ लेते हैं। ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज इज नॉट इलीगल इन इंडिया बट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल टेंडर्स। सरकार ने ना ही इसको बोला है कि ये इलीगल है, कि आप अगर इसमें ट्रेडिंग करते हो तो उठा के आपको ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे, फाइन लगा देंगे, नहीं। लेकिन सरकार इसको लीगल टेंडर भी नहीं मानती। ना ही कोई पॉलिसी है देश के अंदर, कोई भी अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस देश के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए नहीं बनाए गए। बट सरकार ने एक बजट में यह जरूर अनाउंस कर दिया था कि 1% आपको ट्रांजैक्शन के ऊपर टीडीएस कटेगा, आपका टैक्स लगेगा 1% हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, एंड जितना भी आप प्रॉफिट कमाओगे उसके ऊपर 30% टैक्स आपको देना होगा, जितना भी प्रॉफिट आप कमाओगे। इसके बाद 97% ट्रांजैक्शंस जो इंडिया के एक्सचेंजेस लाइक वाजरएक्स और ऐसे कुछ इंडिया बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस थे, उनके ऊपर 90% गिरावट आई ट्रांजैक्शंस की। सो बेसिकली इंडस्ट्री जो है इंडिया से बाहर मूव कर गई, उन्होंने अपने आप को वहां पर स्टेशन कर लिया जहां पर इतना ज्यादा टैक्स नहीं है या फिर रेगुलेशन क्लियर है। यहां पे रेगुलेशन क्लियर नहीं है, सो इंडिया के जितने भी स्टार्टअप्स लाइक कॉइन स्विच, वाजरेक्स, ज़िप पे, ये सब इंडिया के क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स यहां से बाहर शिफ्ट कर लिए बिकॉज यहां पे रेगुलेटरी यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस की कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। तो कब रातों रात इनको इलीगल डिक्लेयर करके इनको उठा लिया जाए, दैट वाज नॉट वेरी क्लियर। प्लस 30% टैक्स लगाने का बहुत साफ साफ मतलब था कि हम डिस्करेज करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रांजैक्शंस को, और वही हुआ, डिस्करेज हुई। 97% ट्रांजैक्शन जो है वो इंडिया बेस्ड एक्सचेंजेस से बाहर चली गई। बाहर क्या चली गई? उन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स और अपनी कंपनी को वहां पे रजिस्टर करवा लिया। क्या इंडियंस आज क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट, बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग नहीं कर रहे? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या क्रिप्टो करेंसीज आर बीइंग यूज्ड टू हाइड ब्लैक मनी? डेफिनेटली, डेफिनेटली। अब सरकार इसको क्यों सप्रेस कर रही है? सरकार इसलिए सप्रेस कर रही है बिकॉज सरकार सेंट्रल बैंक के जरिए मनी इशू करती है तो मनी सप्लाई के ऊपर भी अपना कंट्रोल रखती है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज करके ग्रोथ करवानी या फिर डिक्रीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, वो सरकार के हाथ में तब तक ही रहेगी अगर जो करेंसी ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं वो सरकार द्वारा ही इशू की गई करेंसी है। अगर एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई तो सरकार का तो इस मनी सप्लाई के ऊपर, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के ऊपर और मनी सप्लाई इंक्रीज करके ग्रोथ बूस्ट करने के ऊपर तो कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। सो दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक्स ने इसका सॉल्यूशन ढूंढते हुए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च की हैं, बट यहां पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑलरेडी डिजिटल वे ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शंस नहीं है, वो तो ऑलरेडी था। यहां पर सवाल है कि कुछ लोग टैक्स चोरी करना चाहते हैं। सम पीपल वांट टू हाइड देयर इलीगल मनी, और उसके बहुत सारे जरिए हैं, उनमें से एक ये है, और ये इट इज हेयर टू स्टे, इसको आप बंद नहीं कर सकते। सो इट इज बेटर कि एक बहुत क्लियर रेगुलेटरी पॉलिसी बना दी जाए। लेकिन सरकार का आज भारत में ऐसा माइंडसेट है कि अगर रेगुलेटरी पॉलिसी बना दी जाएगी इट विल सॉर्ट ऑफ इनकरेज ट्रांजैक्शंस, बिकॉज एक तरीके से भारत सरकार इसके ऊपर मोहर लगा देगी कि हम इसको मान्य करार करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या आपको ये सारा इशू समझ में आया?
अब जब भी किसी चीज से पैसा बनने के चांसेस होते हैं, वहां पे कौन आ जाता है? वहां पे आ जाता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल भोला भाला इन्वेस्टर जो पहले कमेटियों में पैसे गंवा रहा था, फिर चिट फंड स्कैम्स में उसने पैसे कमाए, फिर उसने एक पिरामिड स्कीम में कि एक बंदा 10 बंदों को जोड़ेगा, 10 बंदे आगे 100 बंदों को जोड़ेंगे एंड ऐसे करते करते बहुत अमीर हो जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर जो है अपने लिए रातों रात गेट रिच क्विक स्कीम्स ढूंढता है कि कैसे जल्दी पैसा बना लिया जाए कम से कम मेहनत में, और स्कैम्स का शिकार होता है। एंड दिस इज द लेटेस्ट स्कैम। अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, बहुत अमीर रिटायर्ड लोग, दे आर गेटिंग स्कैम। अब स्कैम करने के कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक मान लो 60+ सीनियर सिटीजन हो, मैं आपके पास आया और मैंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी में 1 साल के अंदर पैसा जो है वो 3 गुना हो गया। आप कहां एफडी में लगा के बैठे हुए हो? इतना आपके पास पैसा है, आपको पेंशन रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपया मिला था। अगर आपने वो लगा दिया होता 1 साल पहले तो आज वो 3 करोड़ होता। कहां टाइम वेस्ट कर रहे हो अंकल? तो अंकल से मैंने लिए उनका 1 करोड़ पेंशन फंड और मैं भाग गया। 1 करोड़ आ गया मेरे पास, मैं 10 साल दुनिया घूम सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। ये तो बड़ा ही ट्रेडिशनल सा स्कैम है। और क्या स्कैम्स हो रहे हैं? दैट यू ओपन एन ऐप, आप प्ले स्टोर पर जाते हो या कहीं ना कहीं इंटरनेट से आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो और आपको लगता है ये एक वैलिड क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप है, और उसमें आप पैसे डालते जाते हो, सारा कुछ डाल देते हो। आप देख रहे हो पैसे मेरे ऊपर जा रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, 1 का 10 बन गया, मैं बहुत होशियार स्मार्ट इन्वेस्टर हूं। जब आपने निकालने की कोशिश की तो आपको पता लगा कि ये तो एक फ्रॉडलेंट ऐप थी, based out of China, Pakistan, Nigeria, Uganda. Now your government cannot do anything. You go and lodge an FIR, but nothing is going to happen now. अब ये ट्रांजैक्शंस करने के लिए, इन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए मल्टीपल तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इसको मास्क किया जा रहा है। सो विक्टिम्स को यहां से पैसा उठाया गया, खातों में डलवाया गया। ये म्यूल अकाउंट्स हैं। नाउ व्हाट इज म्यूल अकाउंट्स? जो असल में जिसके हैं उसके नाम पर नहीं है, और जिसके नाम पर हैं शायद उसे पता भी नहीं कि उसके नाम के खाते खुले हों, उसमें 25 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। राइट? अब उसको पता ही नहीं है उसके खाते में 25 करोड़ है, बिकॉज ये खाता तो उसने खुलवाया ही नहीं। उसका आधार कार्ड या कोई उसका पर्सनल डेटा कहीं से चोरी किया गया, फिर बहुत सारी लेयर्स क्रिएट की जाती हैं। तो इस चीज को पकड़ पाना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब क्रिप्टो को आप कहीं भी भेज सकते हो, दुबई, चाइना, कंबोडिया, ये कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशन है। आप कंबोडिया से आप कैसे पकड़ के लेकर आओगे किसी को? तो दीज आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द नेम ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। क्या देश के अंदर कोई सेंट्रल लॉ है? देश के अंदर कोई भी सेंट्रल लॉ नहीं है। We don't have any central law to regulate, that is a problem। और यही हमने यहां पर क्या डिस्कस किया कि ठीक है, सेंट्रल बैंक की भी बात बिल्कुल सही है कि एक तो इसका पता ही नहीं है, ऊपर नीचे जाएगा, और फिर रिटेल इन्वेस्टर जो हैं ये मान लेंगे कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ स्कैम्स। अगर भारत सरकार ने इतनी बात बोल दी कि 30% टैक्स लेंगे प्रॉफिट होने पर, तो कुछ लोग इस बात पर इस तरीके से लोगों से पैसा लेंगे कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव कर दिया है। अगर पूरी पॉलिसी आ गई, दिस विल बी इनकरेज्ड, बट वी नीड सम पॉलिसी बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर ऑलरेडी we are witnessing going on in the society. So should you invest in cryptos? If you are filthy rich, you should, right? So are you filthy rich? ये आपने अब अपने आप से पूछते रहना है। So it's important to be cautious of get rich quick schemes and unknown tokens that promise high returns. Many turn out to be scams. आपको नहीं पता चलेगा, so आपको बच के रहना चाहिए।